नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। पॉलीमर्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलीमर्स का जनरल इंट्रोडक्शन और उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे उसके 4 बेसिस हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग लास्ट बेस से और आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट बताया था कि जब हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो 2 तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते थे, एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आज मैं आप लोगों को जितने इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स हैं, बार बार मैं समझा रहा हूं क्या, जितने इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स हैं उस पे बात करूंगा यार। तो चलिए हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, एडिशन पॉलीमर्स यार, एडिशन पॉलीमर्स। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये तो सीख लिया था कि एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जो रिपीटेडली एक के बाद ऐड होते चले जाते हैं ओवर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे। दैट मींस आपके एडिशन पॉलीमर का जो बेसिक यूनिट है, जो एक ब्रिक हम लोगों ने कल बात करी थी, जो मोनोमर है, बेसिक यूनिट है, उसमें अनसैचुरेशन होगी, तभी उस पर रिपीटेडली और मॉलिक्यूल जाकर ऐड होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक और सबसे कॉमन पॉलीमर की बात कर लेते हैं, दैट इज योर पॉलीइथीन। देखो यार, सबसे पहला पॉलीमर है पॉलीइथीन। और पॉलीमर्स में सबसे ज्यादा पेपर में मोनोमर और यूजेस पूछे जाते हैं। हम इससे थोड़ी एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे क्योंकि जेई का बेस भी बनाएंगे इस लेक्चर में। पर सबसे पहले आपको एक पॉलीमर्स का क्या क्या टिप्स पे होना चाहिए, उसका मोनोमर, मतलब ये वाला जो पॉलीमर है पॉलीइथीन, उसका मोनोमर क्या है, मतलब उसकी जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक ब्रिक है, जो एक छोटा पार्ट है, जो एक रिपीटिंग यूनिट है, वो क्या है यार। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीथीन की। तो अब मोनोमर याद करना है। पॉलीथीन का पॉली हटा दो तो मोनोमर क्या बना इसका यार, सिंपल मोनोमर बना इथीन। मतलब आपकी इथीन की रिपीटिंग यूनिट्स होंगी, मतलब आपकी जो इथीन है उस पर रिपीटेडली पॉलीमराइजेशन होती जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड क्या लिया पुत्र, CH2। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, कुछ बच्चे पूछेंगे सर जाता कैसे है। जितने भी आपके एडिशन पॉलीमर्स मैं आज कराने जा रहा हूं, उनका जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होगा। ये सारे के सारे फ्री रेडिकल पे जाएंगे। देखो और भी तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, बट सीबीएसई और जेई में जो ज्यादातर पॉलीमर्स आते हैं वो फ्री रेडिकल एडिशन के आते हैं। सीबीएसई वाले तो सारे ही फ्री रेडिकल के ही पूछते हैं, जो एडिशन पॉलीमर्स पूछते हैं। ठीक है, तो बेसिक मतलब मेजरली जिस पे भी डिस्कशन करेंगे वो फ्री रेडिकल एडिशन होगी। अब ध्यान से देखना क्या तरीका समझाता हूं। ठीक है, कैसे आप लोग याद रखोगे कि पॉलीमर, पहले तो आपको एक तरीका क्या समझाया, जितने भी पॉली वाले पॉलीमर्स हैं जिसके आगे भी पॉली लिखा हुआ है उसको हटा दोगे तो मोनोमर क्या बन जाएगा आपका यार, इथीन बन जाएगा। पॉली हटाया, इथीन बन गया। ठीक है, अब ऐसे मैंने n मॉलिक्यूल्स ले लिए, मतलब बहुत सारे इथीन ले लिए। क्या ले लिए, बहुत सारे इथीन ले लिए। ऊपर क्या लिखा है यार मैंने, पॉलीमराइजेशन। जो भी ये फंडा है वो क्या है, पॉलीमराइजेशन। अब ध्यान से देखना होगा क्या, रिपीटेडली इथीन जुड़ेंगे कैसे। जो ये आपका एडिशन है ये यहां से खुलेगा और ये यहां से खुलेगा। दैट मींस ये क्या करेगा, CH2 के 2 रेडिकल्स जनरेट करेगा। मतलब अगर मैं तरीके से सिखाऊं तो ऊपर वाले का बॉन्ड एक हाथ यहां से खुलेगा, एक हाथ दूसरी साइड से खुलेगा। दोबारा देखो, एक हाथ यहां से खुला, एक हाथ यहां से खुला, तो CH2 फिर बहुत सारे CH2 आपस में जुड़ते चले जाएंगे। CH2 की चेन बनती चली जाएगी। तो प्लीज क्या तरीका सीखना, अगर कल को पॉलीमराइजेशन दिखाने को भी आ जाए तो जब भी फ्री रेडिकल या ऐसे जिसके आगे पॉली लिखा हो, सबसे पहला काम पॉलीथीन, पॉली हटाया, मोनोमर क्या बना, इथीन। तो सबसे पहला काम आप क्या बोलोगे, इसे इथीन मोनोमर है। पॉलीमराइजेशन दिखाने को आ गई कि शो हाउ पॉलीमराइजेशन अकर, वैसे आती नहीं है सीबीएसई में, फिर भी आ गई तो मैं आपको पूरा बना के दिखा रहा हूं यार, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसने क्या करा, आपने हाथ खोले,
एक डॉट इधर एक डॉट इधर, मतलब ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है फ्री रेडिकल में चेंज होगा, एक इधर और एक इधर। तो क्या बनेगा, कैसी चेन बनेगी यार आपकी, CH2 ऐसी चेन बनती चली जाएंगी ना यार। और इसके कितने बनेंगे, जितने मॉलिक्यूल यहां लोगे उतने यहां एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मोनोमर्स थे, मतलब बहुत छोटी 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 ब्रिक थी, और इन्हीं ब्रिक को मिलाकर पूरा एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका इथीन है और ये आपका पॉलीथीन है। ये आपका इथीन है, ये आपका पॉलीथीन है। अब यूजेस बताने से पहले मैं आप लोगों को इथीन के कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। देखो यार, पॉलीथीन जो भी है वो दो तरीके से मार्केट में अवेलेबल आता है, दोबारा समझ लेना। जो पॉलीथीन है वो दो तरीके से मार्केट में अवेलेबल होता है। ध्यान से देखो, दो पॉलीथीन बनाने जा रहा हूं मैं। एक ऐसा पॉलीथीन जो कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है, LDP, और अगर बुक्स में पढ़ोगे तो LDPE लिखा हुआ है, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, LDPE या LDP सिंपल आप बोल सकते हो, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये क्या है पुत्र मेरा, हाई डेंसिटी, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो यार, दोनों का मोनोमर इथीन ही है, ये तो पता है ना यार कि तो पॉलीथीन के वेरियस कैरेक्टर, दो पार्ट्स आ गए यार, कि पॉलीथीन जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या जो आपका पॉलीमर पॉलीथीन है वो दो तरीके से कैसे एग्जिस्ट करता है, एक आपका लो डेंसिटी में, एक आपका हाई डेंसिटी में। तो अब पॉलीथीन से आगे नेक्स्ट पॉलीमर चलने से पहले मैं आप लोगों को हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, मोनोमर आपने देख लिया क्या है, पॉली हटा दो, देखो तरीका याद करने का, पॉली हटा दो, मोनोमर क्या बना, इथीन बनाया, N लिखा, क्या करा, जो भी फ्री रेडिकल, जितने भी एडिशन पॉलीमर्स आपके हैं, जितने भी कैसे पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स, कुछ मत करो, हाथ खोल लो, एक यहां से जोड़ दो मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल यहां से जोड़ दो। देखो CH2 के साथ सारे CH2 बहुत सारे CH2 जुड़ते चले जाएंगे ना, तो मैंने क्या करा, CH2 होल N कर दिया, मतलब यहां पे भी बहुत सारे CH2, यहां पे भी बहुत सारे CH2। ये वाला N नीचे इसलिए आया क्योंकि ये तो N छोटे छोटे इथीन थे, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी इथीन कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जिसमें CH2 के रिपीटिंग जो यूनिट्स हैं वो कितने होंगे, आपके N होंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब मैंने क्या बात बोली कि जो ये पॉलीथीन है यार, मैं उसको दो तरीके से क्लासिफाई करने वाला हूं, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो चलिए आगे देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में फर्क क्या होता है। देखो यार, सबसे पहले तो इनका फर्क ये होता है कि इनको कैसे प्रोसेस करा जाए, इनकी जो पॉलीमराइजेशन है उसमें क्या क्या कैटलिस्ट यूज करा जाए, क्या क्या टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन यूज करी जाए। इन्हीं तीन के बेसिस पर मैं LDP और HDPE को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आप लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन कहां यूज करते हो और हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहां यूज करते हो। यूजेस आ गए, अच्छा सिंपल पॉलीथीन के यूजेस आ जाए तो इन सब में से कोई भी यूज उठाकर आप लिख सकते हो, क्योंकि इसने आपको जस्टिफाई नहीं करा कि आप लो डेंसिटी पॉलीथीन के बताओ या हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बताओ। तो ठीक है यार, अब आगे चलते हैं। दिस इज योर पॉलीथीन। अब पॉलीथीन को मैं दो पार्ट्स में तोड़ता हूं, तोड़ता भी हूं मतलब दो पार्ट्स में, और मैंने बताया कि पॉलीथीन जो मार्केट में जो पॉलीमर पॉलीथीन है वो मार्केट में दो तरीके से मिलता है। वन इज योर LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और नेक्स्ट है आपका HDPE। नाम ही बता रहा है कि इसके लो डेंसिटी होगी, इसकी हाई डेंसिटी होगी। ठीक है ना यार। अब सबसे पहले कि जो टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए होती हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन को, ठीक है, वो चाहिए होती है यार आपकी 340 से 370 केल्विन की। ठीक है, मतलब पॉलीमराइजेशन कराते समय 340 से 370 केल्विन की चाहिए। यहां कितनी चाहिए, 333 टू 343 केल्विन। मतलब टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क बताऊं किसमें है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्क, जब आप लो डेंसिटी पॉलीथीन सिंथेसाइज करने जा रहे हो तो प्रेशर पता है कितना होता है, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो भाई साहब। मतलब अब आप जब LDP पॉलीथीन लो, अभी बताऊंगा कि दिखती कैसे, जब एग्जांपल दूंगा ना तब आप शायद इसको बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया बना सकते हो कि LDP और HDP में फर्क कैसा दिखता है। 1000 से 2000 ATM चाहिए, यहां भाई साहब को कितना चाहिए, 6 to 7 ATM चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर जो कैटलिस्ट डलता है दैट आर योर ट्रेसेस ऑफ
ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा सा ऑक्सीजन आपको चाहिए होगा, ट्रेसेस चाहिए होंगे थोड़े थोड़े। इसमें क्या डलता है, इसमें डलता है आपका जीगर नटा कैटलिस्ट। जीगर नाटा बोल लो, नटा बोल लो, जीगर नाटा कैटलिस्ट। अब आधे से बच्चे बोलेंगे भैया जीगर नाटा की कंपोजिशन बता दो, तो लो, जीगर नाटा की कंपोजिशन होती है TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। ठीक है ना, क्या होता है TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। अब दिखते कहां है, कैसे दिखते हैं, जितनी भी आपकी क्लियर फिल्म्स होती हैं, जितनी भी आप पन्नियां यूज करते हो, पॉलीथीन बैग्स यूज करते हो, पन्नियां जिसको आप लोग बोलते हो, यूपी वाले मोमिया बोलते हैं, ठीक है, जितनी भी क्लियर फॉइल्स यूज करते हो, रैपिंग मटेरियल्स, क्लियर ट्रांसपेरेंट क्लियर फॉइल्स, और ये सब आपके जो क्लियर मटेरियल्स होते हैं, खिंचने वाली जितनी भी आपकी चीजें हैं, जो पॉलीथीन स्ट्रेचेबल वाली होती है, वो सारी की सारी आपकी कहां आती है, LDPE में। तो कहां यूज होती है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये यूज होती है आपकी जितने भी आपकी क्लियर रैपिंग मटेरियल्स आते हैं, रैपिंग फूड मटेरियल्स, मैं पाइप्स वगैरह को नहीं कह रहा, रैपिंग फूड फिल्म्स, थिन पॉलीथिन, ठीक है ना, ये सारी यहां यूज होती हैं। HDP कहां यूज होती है, आपकी जितनी भी बॉटल्स हैं वहां बनाने के, मतलब जो आपकी सॉफ्ट बॉटल्स हैं, ठीक है ना यार, आपकी बॉटल्स बनाने को काम आ गई, आपकी टॉयज बनाने को काम आ गई। देखो जिसको फटाफट छापना है वो यहाँ प्लीज छाप सकता है, जल्दी से छापो, छाप लिया, ठीक है ना यार। अब आगे चलते हैं, ओके। और भी आप देख सकते हो, मतलब जो हार्ड वाला पॉलिथीन यूज होता है वो यहां यूज होता है, जो ठोस चाहिए होता है, जैसे कि आपके मग्गे हो गए, मग्स हो गए, वो यहां हो सकता है, जो भी आपकी बकेट्स हो गई वो भी यहीं आ जाती हैं, ठीक है, वो HDP से बनती है, हाई डेंसिटी। मतलब यहां पर जितनी भी आपकी सॉफ्ट, जैसे आप लोग एक स्क्वीज बॉटल्स यूज करते हो, पिचकू बॉटल्स, स्क्वीज बॉटल्स जो आपकी किसान वगैरह में आती है, स्क्वीज बॉटल, वो सारी यहां आती हैं, ठीक है। और एग्जांपल आप लोग बुक्स में से देख सकते हो, बहुत एग्जांपल है, बट ये मैंने डेली लाइफ में से आप लोगों को एग्जांपल उठा के दिया। आगे चल सकते हैं यार प्लीज, चलो मैं मिटाने जाता हूं और आगे चलता हूं आप लोगों का पॉलीप्रोपीन पर यार, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पॉलीमर बनाने जा रहे हैं, दैट इज योर पॉलीप्रोपीन। पॉलीथीन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, अब नेक्स्ट चलते हैं आप लोग की पॉलीप्रोपीन पर यार। मतलब अगली तरीके का जो नेक्स्ट पॉलीमर है, दैट इज योर पॉलीप्रोपीन। मोनोमर क्या होगा, आधे बच्चे समझ गए, पॉली हटा दो भैया, तो मोनोमर क्या है यार, मतलब किससे पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, मोनोमर इज माय प्रोपीन। मोनोमर क्या है मेरा, प्रोपीन है, ठीक है, मोनोमर क्या है मेरा, प्रोपीन है। अब ध्यान से देखो यार, मोनोमर प्रोपीन है, प्रोपीन कैसे बनाता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर CH3, अरे 1 2 3 प्रोप 1 इन, इसके कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे मुझे, N, उस पर क्या लिखूंगा मैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना यार, क्या लिखूंगा उस पे, पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट देखो यार, होगा क्या, फिर से वही काम, भैया हाथ खुलवाने हैं, कैसे खुलेगा, एक यहां आएगा, एक रेडिकल यहां आएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस डॉट को उठाकर, एक रेडिकल ऐसा बनेगा, एक रेडिकल ऐसा बनेगा, तो अब ये क्या करेंगे, एक हाथ यहां से जुड़ेगा, एक हाथ ये लोग यहां से जुड़ेंगे, तो मतलब ये वाला मॉलिक्यूल रिपीटेडली एक दूसरे पे जुड़ता चला जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है ना यार। तो ये अपने हाथ यहां से खोलेगा, ये अपने हाथ यहां से खोलेगा, हाथ खोलने के बाद आधा इधर से, आधा मतलब जुड़ेगा दोनों साइड से। तो कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखो, CH डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया आपका, सिंगल बॉन्ड में, यहां पे CH2, यहां से इसने एक हाथ खोल लिया अपना आगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए, यहां से एक और अपना हाथ खोल लिया अगले मॉलिक्यूल को जोड़ने पे, और CH3 पे क्या लटक रहा है आपका, CH3, मतलब इसके साथ सेम एक और मॉलिक्यूल होगा ऐसे, CH CH3 CH2, उसका हाथ जुड़ा पड़ा होगा, यहां पे क्या होगा, CH2 CH CH3, ये ऐसे चेन चलती चली जाएगी। अब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो लिख नहीं सकते ना, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, ऐसे ले लूंगा, जो भी मेरी रिपीटिंग यूनिट होगी उसके बाहर मैं क्या लिख दूंगा यार, N लिख दूंगा,
तो आप लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए कि ये जो बॉन्ड बना, ये क्या हुआ, वो हाथ खोला है उसने, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराया है उसने। कैसे कराया है आपका? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में। तो आप लोगों को पॉलीप्रोपीन का मुद्दा समझ आया होगा। अब इसके एग्जांपल देख लो यार। ये लोग टॉयज, आप लोगों की बॉटल्स, इनफैक्ट जो आपकी स्ट्रॉन्ग पाइप्स होती हैं घर में, जो और पाइप्स यूज होती हैं, ये उनको बनाने के काम आता है। ठीक है ना, टॉयज, बॉटल्स और आपकी पाइप्स बनाने के काम आता है, बस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ठोस पाइप्स। ठीक है ना। और जो आपकी बहुत ज्यादा ओवर फ्लेक्सिबल पाइप्स होती हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पोजेस करती हैं, उसमें पॉलीथीन भी यूज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का पॉलीस्टाइरीन। नया मुद्दा आया है। अब इसका नया मुद्दा आया यार आप लोगों का पॉलीस्टाइरीन का यार। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉलीस्टाइरीन। तो चलिए, तीसरा पॉलीमर है आप लोगों का पॉलीस्टाइरीन। हाँ जी। अब आधे से ज्यादा बालक पॉलीस्टाइरीन में ढेर हो गए होंगे कि भैया ठीक है, अब मैं अगर मैं मोनोमर पूछूं तो भैया पॉली हटा दो, तो मोनोमर क्या है? मोनोमर हटा दिया, मोनोमर क्या बना आपका? स्टाइरीन। अब आधे से ज्यादा बच्चों को स्टाइरीन बनाना नहीं आता हो, है ना यार। अब स्टाइरीन बनाने की ट्रिक कैसे याद रखें यार, कि भैया स्टाइरीन होता क्या है, आप बोर्ड्स में भूल गए तो चलो आओ देखते हैं स्टाइरीन क्या होता है। इथीन बनाना आता है? ये क्या है यार आप लोगों को? इथीन है। इथीन का एक एच अगर मैं किससे रिप्लेस कर दूं आपका? फिनाइल से, बन गया आपका स्टाइरीन। यार परेशान होने वाली बात क्या है? इसके कितने मॉलिक्यूल्स? n मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या लिखना है? पॉलीमराइजेशन। क्या बनेगा भाई? देखो फिर से, ये एक हाथ खोलेगा, ये एक हाथ खोलेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड दो रेडिकल्स बना लेगा। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है ना। अभी पूरी मैकेनिज्म भी समझा दूंगा लेक्चर के एंड में, पर अभी देखो ये यहां से हाथ खुला, ये यहां से, मतलब ये यहां से आगे जोड़ेगा, ये यहां से अपने हाथ आगे जोड़ेगा, तो क्या होगा? ये हाथ खुल जाएंगे। लिखते समय कैसे लिखोगे इसको? CH2। इसने अपना हाथ खोला, इसने अपना हाथ खोला, डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड में। यहां कौन बाबूजी लटक रहे हैं? स्टाइरीन लटक रहा है। ये आ गया यार आपका होल N। अब एग्जाम्पल देखते हैं यार। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल। ये भी ठीक है, कुछ बॉटल्स बनाने के भी काम आता है। इनफैक्ट आपकी जो रेफ्रिजरेटर बॉडीज होती हैं उसमें काम आता है। किसमें काम आता है यार? रेफ्रिजरेटर बॉडीज में काम आता है। रेडियोज, ठीक है, जो आपके रेडियोज बनते हैं उसमें, आपके जो टेलीफोन्स हैं, जो लैंडलाइन फोन्स होते हैं उसमें काम आता है। ठीक है, एक्सेट्रा। टीवी की लाइनिंग्स में भी काम आता है। मतलब एग्जांपल्स तो आपके बहुत सारे हैं यार। तो आपको समझ आएगा कि जो भी आप टेलीफोन हैंडसेट्स यूज करते थे ना, जो उसका वो प्लास्टिक मटेरियल आपको लगता था, दैट इज योर पॉलीस्टाइरीन। अब आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको प्लीज। ठीक है यार, अब नेक्स्ट चलते हैं। पॉलीस्टाइरीन हो गया। अब नेक्स्ट देखा जाएगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या देखा जाएगा? देखो 3 पढ़ लिए, अब चौथा और पढ़ेंगे। क्या यार? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसको कॉमनली हम लोग पैन भी बोलते हैं। ये पैन के नाम से भी बहुत मशहूर है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। या फिर जेई में या आपके कॉम्पिटिटिव में ट्विस्ट लेकर आता है। इसका दूसरा नाम बच्चे भूल जाते हैं, इसका दूसरा नाम ऑर्लॉन भी होता है। क्या होता है यार इसका दूसरा नाम? पैन या फिर ऑर्लॉन। अब मोनोमर पूछ लूं फिर से भाई, पॉली हटा दो भैया, लो हटा दिया। मोनोमर क्या मिला आपका? पॉली हटा के मोनोमर क्या मिला आपका? एक्राइलो नाइट्राइल। अब आधे से ज्यादा फिर ढेर, भैया एक्राइलोनाइट्राइल का बता दो क्या स्ट्रक्चर है यार आपका। तो चलिए आते हैं, देखते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल किस काम आता है यार आपका, और क्या इसका स्ट्रक्चर है। फिर से भाई, इथीन बनाना आता है?
कहेंगे हाँ भैया इथीन तो मुझे सब कुछ बनाना आता है। मैं कहता हूं इथीन बना लिया, स्टाइरीन में इस H को फिनाइल से रिप्लेस करा था, एक्रेलोनाइट्राइल, नाइट्राइल आ रहा है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा यार, CN से। देखो लोचा मत करना, ये रहा। एक तरीके से ये आपके विनाइल नाइट्राइल्स भी हैं, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड है उसी पे आपका फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। दिस इज योर विनाइल नाइट्राइल्स। ठीक है, अब आगे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक का पार्ट चला जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया यार, एक्रेलो नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स नहीं, एक्रेलो नाइट्राइल बनाया। ठीक है, एक्रेलो नाइट्राइल आपको पता चल गया। इसके N मॉलिक्यूल्स लिए हमने और उसके ऊपर क्या लिखा, पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये उठेगा, यहां से अपना हाथ खोलेगा, यहां से अपना हाथ खोलेगा। चलिए आइए देखते हैं। ऐसे हाथ खुल गया, CH डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में। CH2 का एक हाथ खुला है, CH का एक हाथ खुला। यहां पे क्या लग रहा है यार, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है ना। अच्छा, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल आप लोगों के लिए सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल का काम करता है। किसका काम करता है यार, सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। ठीक है ना यार, ये सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल के नाम से भी बहुत मशहूर है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे आप लोग क्या बना सकते हो, फाइबर्स बना सकते हो। ठीक है, इससे आप लोग ब्लैंकेट्स बना सकते हो, मतलब जितने जहां भी वूल यूज होती थी उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसको। और आप लोग कारपेट्स बना सकते हो। ठीक है ना। अब ध्यान से देखा आपने, पैन हो गया पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। ठीक है, पैन का हो गया, ऑर्लॉन का हो गया। आगे चल सकते हैं प्लीज। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। पैन हो गया, पैन के बाद PVC, ये रह गया ना यार आपका PVC। क्या है यार आपका PVC? व्हाट इज PVC? कहता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिंपली नोन एज PVC। ठीक है ना यार। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि भैया फिर मोनोमर क्या होगा। भैया पॉली हटा दो, तो मोनोमर क्या हुआ, पॉली हटा दिया तो मोनोमर क्या हुआ आपका यार, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब आधे से ज्यादा फिर विनाइल क्लोराइड बनाना नहीं जानते होंगे, कुछ नहीं करना यार, इथीन बनाना आता है, कहेंगे हाँ। अब इथीन का एक H हटा के क्लोराइड है तो किससे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, विनाइल वही होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही, sp2 कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूशन होना। जैसे वहां पर साइनाइड सब्स्टिट्यूट करा था, उससे पहले स्टाइरीन में फिनाइल सब्स्टिट्यूट करा था, यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, Cl सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। चलिए, इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपने, N मॉलिक्यूल्स लेने हैं। इसकी क्या कराई जाएगी, पॉलीमराइजेशन। फिर क्या होगा यार, एडिशन पॉलीमर है ना यार, क्या करेगा, फ्री रेडिकली एक हाथ अपना खोलेगा, एक हाथ यहां से खोलेगा, जुड़ते चले जाएंगे। अब ध्यान से देखो कैसे जुड़ते चले जाएंगे। देखो सी डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में ना, क्योंकि यहां से ये चीज गई, यहां से ऐसी, तो इसका एक हाथ, इसका एक हाथ, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये आपका था विनाइल क्लोराइड, और ये आपका क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और यहां पे होल लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या बनता है इससे, कहते हैं सबसे पहले तो एक चीज रखना, पीवीसी एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। ठीक है, आप लोग आजकल देखते हो पीवीसी की पैनलिंग हो रही है, पीवीसी की फ्लोरिंग हो रही है, वो जो प्लास्टिक मटेरियल है वो एक पीवीसी का ही मटेरियल होता है। इनफैक्ट जो आपकी वायर होती है, वायर की जो कोटिंग होती है वो भी पीवीसी की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर कोटिंग होती है वो भी पीवीसी की होती है। तो एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कि आप लोग जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स है उसमें पीवीसी को यूज कर सकते हो। जो भी आपको फ्लेक्सिबल इंसुलेटिंग मटेरियल्स चाहिए, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर कोटिंग्स में,
ठीक है। इनफैक्ट आप लोग देखते हो कि पीवीसी की पाइप्स भी बनाई जाती हैं, एस्ट्रल पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, तो आप लोग इसको पीवीसी पाइप्स में यूज कर सकते हो। आप लोगों की वुडन पीवीसी मतलब आप लोग इसको फ्लोरिंग में यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आपके इसके डेकोरेटिंग मटेरियल्स भी बनते हैं, जो आप लोग पैनलिंग कराते हो ना, आजकल चल रही है डेकोरेटिंग मटेरियल्स, वो सारे के सारे पीवीसी के बनते हैं यार, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पीवीसी के बाद अपना नेक्स्ट काम आता है टेफ्लॉन का यार। आधे से ज्यादा बाइक और कार लवर्स की तो घंटी खड़ी हो गई होगी कि भैया ने क्या बोल दिया, टेफ्लॉन टेफ्लॉन टेफ्लॉन। हाँ भाई टेफ्लॉन। तो नेक्स्ट जो आपका पॉलीमर है, पहले तो ये चीज समझना, जितना भी आप टेफ्लॉन टेफ्लॉन करते थे वो क्या है, एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि यार टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, ठीक है, टेफ्लॉन, ठीक है। अब चलिए टेफ्लॉन का मोनोमर देखा जाता है, तो इसका मोनोमर देखो, पॉली तो है नहीं, तो अब हमें मोनोमर याद करना पड़ेगा। मोनोमर सिंपल है, नाम ही बता रहा है टेफ्लॉन, टेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है। इसी से आपका क्या बन गया यार, टेफ्लॉन पॉलीमर, टेट्रा फ्लोरो इथीन, आप इससे याद कर सकते हो। टेफ्लॉन किसको दिखाता है, टेट्रा फ्लोरो इथीन का। तो आप लोग अब नेक्स्ट जो चीज देख सकते हो वो क्या देख सकते हो कि भाई मोनोमर आपको मिल गया टेट्रा फ्लोरो इथीन। क्या मिल गया यार आपको, टेट्रा फ्लोरो इथीन। इथीन बनाना आता है, कहते हैं हाँ इथीन बनाना आता है। तो उसने क्या बोला, टेट्रा फ्लोरो इथीन। सारे के सारे मतलब 4 फ्लोरो सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो चारों हाइड्रोजन मुझे गायब करने पड़ेंगे। CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये आपका मोनोमर है। दिस इज योर टेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है। ये आपका क्या है, मोनोमर है, टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसके कितने मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स। ऊपर क्या लिखा, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये बाबूजी यहां से खोलेंगे, ये बाबूजी यहां से खोलेंगे, हाथ खुल जाएगा। तो क्या बना आपका यार, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये ऐसे और होल है, ये आपका टेफ्लॉन बन गया है। अब इस टेफ्लॉन की खास बात समझते हैं। आधे लोगों को यूज तो इसका पता है कि यार आपके जितने भी कोटिंग मटेरियल्स हैं वो इसके होते हैं, मतलब जितनी भी आपकी कार्स और बाइक्स पे थिन कोटिंग चलती है वो टेफ्लॉन की चलती है। इनफैक्ट आपके जो यूटेंसिल्स हैं उसके ऊपर भी एक नॉन स्टिक कोटिंग होती है, तो आप लोग लिख सकते हो नॉन स्टिक कोटिंग के लिए आपका टेफ्लॉन यूज होता है। इनफैक्ट आपकी गैस्केट्स भी बनती हैं यार इससे, ठीक है ना। गैस्केट्स वगैरह चलो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो आप एक लिख सकते हो कि आप नॉन स्टिक कोटिंग ऑन यूटेंसिल्स, ठीक है ना। और आपकी सील्स बन सकती हैं, आप ऐसे कर सकते हो, सीलिंग्स जो होती हैं वो टेफ्लॉन की बनती हैं, ठीक है। गैस्केट्स भी बनती हैं यार, आप लोगों की गैस्केट्स बनती हैं, टेफ्लॉन सील्स बनती हैं, नॉन स्टिक कोटिंग्स बनती हैं। अब मुद्दा देखते हैं यार कि आप लोग जब भी बाइक पर या कार पर या किसी पैन, मतलब पैन क्या, जो भी आपके यूटेंसिल्स हैं उस पर जब आप क्या कराते हो, टेफ्लॉन की कोटिंग कराते हो, तो उससे फायदा क्या होता है। अब टेफ्लॉन की खास बात समझना, ये इतना स्ट्रॉन्ग कोटर होता है, इतनी बढ़िया कोटिंग होती है कि ये एंटी डस्ट होता है। आप लोगों को पता है डस्ट को रिपेल करता है, आपके मॉइस्चर वगैरह को रिपेल करता है। इसके ऊपर इनफैक्ट 560 केल्विन तक टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर इनिशियल गलती से कोई फायर आ जाए या कुछ भी आ जाए तो इसका 560 केल्विन तक इट इज हीट रेजिस्टेंस। तो क्या बोल सकते हो, इट इज हीट रेजिस्टेंट टिल 560 केल्विन। मतलब आप, ठीक है, डस्ट रेजिस्टेंट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, 560 केल्विन तक तो रेजिस्ट कर सकता है। दूसरी चीज आपको पता है, ये आपके एसिड्स रेजिस्टेंट भी होता है, मतलब इस पे एसिड का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, गलती से इसके ऊपर क्या घेर दिया जाए, एक्वा रीजिया भी घेर दिया जाए
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तब तक नहीं पड़ेगा अगर एक्वा रीजिया गिरते जाओगे गिरते जाओगे गिरते जाओगे, हीट इससे ऊपर चली गई, अगर रिएक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी, अगर इससे ऊपर हीट चली जाएगी तो फर्क आएगा। अगर इनिशियली एक्वा रीजिया आप गिराओगे तो भी कोई फर्क नहीं आता। तो इसीलिए इसको कोटिंग में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और आपको एक्स्ट्रा पॉलीमर पढ़ाने जा रहा हूं जो कि सीबीएसई में नहीं है। देखो, अभी तक आपने जितने भी पॉलीमर्स पढ़े वो लीनियर पॉलीथीन एक लीनियर पॉलीमर था, सीधा सीधा जुड़ा। बाकी जितने भी आपने पॉलीथीन के बाद पॉलीमर्स पढ़े वो सारे स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर थे। देखा ना कि उसकी एक एक डंडी नीचे, एक एक हाथ, एक एक चीज, छोटा छोटा ग्रुप नीचे लटक रहा है, वो स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर्स है। एक और पॉलीमर कराने जा रहा हूं जो सीबीएसई में नहीं है बट फेमस पॉलीमर बहुत है यार। ठीक है, अभी देखते हैं फेमस कैसे है यार। जो पॉलीमर है दैट इज पमा। देखो, निकनेम से याद करेंगे इसको, पमा। खतरनाक नाम है, प्लीज। क्या बोला मैंने? PMMA, पमा। पॉली, पहले तो नाम देख लेते हैं बाबूजी का। नाम क्या है पॉलीमर का? पॉली मिथाइल मीथा एक्राइलेट। पॉली मिथाइल मीथा एक्राइलेट। दूसरा, अगर मैं बोलूं, ये मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेक्सी ग्लास के नाम से फेमस है, या ल्यूसाइट के नाम से फेमस है, या एक्राइलाइट के नाम से फेमस है, और प्रेस्पायर के नाम से भी फेमस है। प्रेस्पायर समथिंग और भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मैं मेन 3 नाम आपको बता देता हूं, प्लेक्सी ग्लास, ल्यूसाइट और एक्राइलाइट। मतलब मार्केट में ये 3 नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब नया मुद्दा। अब नया मुद्दा क्या है कि भैया ये तो पॉलीमर था, मोनोमर क्या होगा? मैंने क्या बोला? पॉली हटा दो, क्या बना मोनोमर? हाँ भाई, मोनोमर क्या बना इसका? मिथाइल मीथा एक्राइलेट। अब आधे से ज्यादा कहते भैया इसका स्ट्रक्चर नहीं आता। मैं कहता देखा, इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, ध्यान से देखना। क्या करना, ये एक एस्टर होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OOCH3, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइनेट बना लिया। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या बनाया आप लोगों ने? एक डबल बॉन्ड। देख लो, फिर मत बोलना है क्या कर दिया है। डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लटका दिया आप लोगों ने? CH3। दिस इज योर मिथाइल मीथा एक्राइलेट। मिथाइल मीथा एक्राइलेट, मिथाइल मीथा एक्राइलेट। ठीक है, अब ध्यान से देखना यार, मैं काम करता हूं, मैं ये वाला पार्ट ना यार, ये COCH3 को ऊपर करके लिख देता हूं, उससे देखो फर्क कुछ नहीं होगा। COCH3 बंद करके लिख दिया ना यार, एक ही चीज है। ठीक है ना, प्लीज ध्यान से देखना। अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए मुझे? N। क्या हो गया यार? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? ध्यान से देखना, एक हाथ यहां खुलेगा, एक हाथ यहां खुलेगा, तो प्लीज ये जुड़ेगा कैसे देखना। ये ज्यादा ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। देखो, C के ऊपर क्या? CO, CH3, नीचे क्या है यार आपका? CH2, एक साइड क्या है आपका? CH2। ये तो यूनिट है ही है ना आपके पास। अब एक नया बॉन्ड यहां से जनरेट होगा, ये वाला, और एक यहां से, तो प्लीज ये इसकी पूरी रिपीटिंग यूनिट हो गई। दिस इज योर पमा, PMMA। दिस इज योर पमा, PMMA। अब आप लोगों ने ये पॉलीमर देखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी एयरक्राफ्ट में बैठे हैं उन लोगों ने ये पॉलीमर देखा होगा। अच्छा, इस पॉलीमर की सबसे खास बात क्या है? पहली चीज, एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, मतलब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरी चीज, ये क्या करता है, जो लाइट की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, मतलब लाइट को पास होना है, लाइट की जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो ग्लास से भी बेहतरीन है इसकी। तो देखो, 2 चीज मैंने बताई आप लोगों को। पहली चीज, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर की तरह से होता है, मतलब अच्छी खासी लाइट पास हो सकती है, और अच्छी खासी का मतलब भी क्या है कि ग्लास से भी ज्यादा लाइट को ट्रांजिस्ट कर देता है ये।
कहां देखा है, आधे लोग समझ गए हैं। जितनी भी आपकी एयरप्लेन की विंडोज हैं, मैं बता देता हूं भैया, ध्यान दे लेना। जितने भी आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जितने भी आप ग्लासेस यूज करते हो, या फिर आपके जो भी प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं, महंगे आते हैं ये। हाँ भाई, कहाँ यूज होते हैं? एयरप्लेन विंडो में। पहली चीज इसको इसीलिए यूज करते हैं, ग्लास को पता है ना यूज नहीं करते प्योर ग्लास कभी भी एयरप्लेन में, क्योंकि प्रेशर से ग्लास हो सकता है चटक जाए। ठीक है ना यार। अगर आप बच्चे कहेंगे कि भैया आप एक काम कर सकते हो, आप वो ले लो जो आपका ठोस वाला ग्लास होता है, या मैं आपको बोलूं, मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं हो रहा कि जितने भी, हाँ आपका टफन ग्लास होता है भैया, टफन के कॉर्नर भी चटक सकते हैं, इतना प्रेशर होता है, और उसको फिर मोल्ड करना बहुत मुश्किल होगा यार। ठीक है ना यार। इसमें क्या है, एयरप्लेन विंडोज ये ड्यूरेबल भी होता है, लाइट की ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज को भी एनहांस करता है। प्लीज, एयरप्लेन विंडोज में पमा यूज होता है। दूसरी चीज, आप लोगों की प्लास्टिक ज्वेलरी में भी काम आता है। कहां आता है? प्लास्टिक ज्वेलरी में भी काम आता है। ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, एडिशन पॉलीमर्स हो गए। क्या हो गए यार, आपके मेन जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स थे वो मैंने करा दिए। अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको याद करा दिया, ट्रिक समझा दी, तरीका समझा दिया याद करने का, और इनके रोजमर्रा के आपको यूजेस भी दिखा दिए। बट अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आप लोगों को फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म कराने वाला हूं। मतलब जितने भी ये पॉलीमर्स ऐड हुए हैं, उन सब की मैकेनिज्म हमारी फ्री रेडिकल की। अब ठीक है, करा देता हूं कि यार ठीक है, सीबीएसई डायरेक्ट नहीं पूछता, सीबीएसई में मैकेनिज्म डायरेक्टली नहीं आती, क्योंकि यार 3 नंबर का चैप्टर है पॉलीमर का, मैकेनिज्म ही पूछ लेगा तो 3 नंबर की मैकेनिज्म देनी पड़ेगी, पॉलीमर से और क्या सवाल पूछेगा। ज्यादातर वो आपसे पॉलीमर्स के मोनोमर पूछता है और उनके यूजेस पूछता है। ठीक है ना यार, ज्यादातर वो यही पूछता है, या बता देगा कि, और एक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि अरेंज करो मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, या थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस पूछ लेगा। मतलब वो वैरायटी पूछना चाहता है। बुरी किस्मत हुई कि भैया, बुरी किस्मत हुई, पेपर टफ बनाना चाहा तो मैकेनिज्म डाल सकता है वो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में। बट मैं वैसे बोल रहा हूं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैकेनिज्म डायरेक्ट नहीं पूछता कि भाई डायरेक्टली बता दो। बट फिर भी ठीक है, हम लोग समझने के लिए देखते हैं क्या है। चलिए, क्या कराने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। और आपको बहुत अच्छे से पता है, जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो उसमें पेरोक्साइड्स यूज करते हैं, जो कॉमनली इथीन वाला। अगर मैं इथीन का ही एग्जांपल लूं, आपको इथीन के एग्जांपल से ही पॉलीमराइजेशन समझाना चाहूं तो इथीन में हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड्स लेते हैं, और जितने भी मैंने विनाइल वाले पॉलीमर्स कराए, विनाइल वाले मतलब डबल बॉन्ड पे जिसपे सब्स्टिट्यूशन है, उसमें एसिटाइल पेरोक्साइड लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, या हम लोग क्या लेते हैं? एसिटाइल पेरोक्साइड। पर डिपेंड करता है आपका कौन सा पॉलीमर है। मतलब जो आपका इथीन है, इथीन में आप लोग क्या लेते हो? बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हो, और जितने भी आपके विनाइल वाले पॉलीमर्स हैं उसमें एसिटाइल पेरोक्साइड चलती है यार। तो मैं बेंजोइल पेरोक्साइड से कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। मैं तो आपको सिर्फ मैकेनिज्म समझानी है कैसे होती है, तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या यूज होता है मेरा बेंजोइल पेरोक्साइड। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1, दैट इज योर इनिशिएशन। आप लोगों को पता है इनिशिएशन में आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे यार? आप लोगों के फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। अब फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होंगे, आइए ध्यान से देखते हैं कैसे जनरेट होंगे। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर देख लो, खतरनाक स्ट्रक्चर है। दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड, और ये सिंगल बॉन्ड OO वाली लिंकेज इज योर पेरोक्सी लिंकेज। हीट दी, HNU दिया, क्या होगा? हाँ जी, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसका रेडिकल, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसका रेडिकल, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। चलो, तो क्या बना मेरा यार? 2 मोल्स किसके बने?
ठीक है ना, और यहाँ C डबल बॉन्ड O डॉट, इसके 2 मोल्स बन गए ना यार। ठीक है, अब क्या होगा, ये आगे फर्दर और टूटेगा। कैसे टूटेगा, ध्यान से देखो। अब ये क्या करेगा, कहेगा ये डॉट ऐसे आना चाहेगा अंदर, और ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड से भी फ्री रेडिकल वाला डॉट इधर ले लेगा अपने कार्बन पर, और एक डॉट इधर ले लेगा। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, एक यहां से डॉट, एक इस बॉन्ड का डॉट, यहां पर भी एक बॉन्ड बना देंगे, तो क्या बनकर बाहर निकल जाएगा यार, ये CO2, ये यहां से खत्म हो गया, और यहां पर एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा, दैट इज योर फिनाइल रेडिकल। ध्यान से देखो, सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड टूटा ऐसे, उसके बाद क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड टूट गया ऐसे, टूटने के बाद एक डॉट भाई साहब को मिला, एक डॉट भाई साहब को मिला, तो ये डॉट और डॉट CO2 C डबल बॉन्ड बना के चलेगा, और यहां पर क्या आ गया आप लोगों का यार, फिनाइल रेडिकल आ गया। क्या आ गया यार आप लोगों का, फिनाइल रेडिकल आ गया, मतलब एक डॉट इस भाई साहब को, एक डॉट इन भाई साहब को। अब अभी भी देख लो, चला नहीं, दिस इज स्टेप 1 चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप है ना यार। अब क्या होगा, ये फिनाइल रेडिकल बहुत ज्यादा डीस्टेबल रेडिकल है, बहुत ज्यादा स्टेबल रेडिकल नहीं है, ये रुकेगा ही नहीं रिएक्शन में। सबसे पहले क्या करेगा, अच्छा फ्री रेडिकल है, क्लास 11 में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब मैं क्या लेने वाला हूं, ये क्या है मेरा यार, दिस इज योर इथीन, ओ फिनाइल फ्री रेडिकल, साथ में किस पे अटैक कर लेगा यार, ये देखो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये क्या होगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, एक फ्री रेडिकल, एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। मतलब देखो, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी पोलराइज होगा फ्री रेडिकल में। कैसे पोलराइज होगा, एक डॉट यहां आएगा, एक डॉट यहां आएगा, तो क्या होगा, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट जुड़ जाएंगे, और ये डॉट ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तभी मैं बोलता था क्या खोलेगा, ये अपने हाथ खोलेगा। अब देखो, जब भी एक रेडिकल आता है किसी स्पीशीज पर, तो एक वो नया रेडिकल जनरेट करता है। कैसे, ये बॉन्ड खत्म होगा, देखो ये बॉन्ड क्या होगा, खत्म होगा, खत्म होने का एक डॉट इस भाई साहब पे, एक डॉट इस भाई साहब पे, तो क्या हुआ, अब ये यहां से डॉट और डॉट मिल गए, क्या बना लिया, ध्यान से देखो, CH2 डॉट। ये था आपका इनिशिएशन स्टेप। देखा आपने यार कितना बड़ा इनिशिएशन स्टेप है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोपगेशन स्टेप में। कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार, बहुत आसान सा है, सिर्फ रेडिकल जनरेट होना है। अच्छा, प्रोपगेशन में क्या होता है, प्रोपगेशन में एक नया रेडिकल एक और नए रेडिकल को जनरेट करता है। ठीक है, प्रोपगेट करता है, मतलब जो रेडिकल बना अब वो आगे नया रेडिकल जनरेट करेगा। स्टेप 2, दैट इज योर चेन प्रोपगेशन। ठीक है, लास्ट स्टेप आपका क्या था, फिनाइल रेडिकल आया, उसने एक और रेडिकल ने एक और नया रेडिकल जनरेट करा, अब वो आगे प्रोपगेट करेगा। ये रेडिकल था मेरे पास लास्ट स्टेप में, ठीक है ना, ये रेडिकल था। अब ये फिर से किस पे अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, फिर से ये इस पे अटैक करेगा। फिर से क्या होगा यार, ये अपना एक हाथ खोलेगा, ये अपना एक हाथ खोलेगा। देखो समझने की कोशिश करो, ये अपना एक हाथ खोलेगा, ये हाथ खोलने का मतलब इस बॉन्ड को स्प्लिट करेगा होमोलिटिकली, रेडिकल बनेगा, डॉट डॉट जुड़कर क्या बना देंगे यार, ये आगे CH2 ये तो ऐसे का ऐसा लिख दिया, अभी आगे क्या जुड़ गया, CH2 डॉट। फिर से क्या होगा, ये फिर से दोबारा अटैक कर सकता है इस पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे, फिर से क्या होगा, ये और जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे ही आप N, जितने भी आपको N का मतलब जितने भी मोल्स आपको पॉलीथीन के बनाने हैं उतना आप जोड़ते चले जाओ, तो ये फाइनली आपका क्या बन जाएगा यार। ठीक है, मान लो मैंने इसके कितने मोल्स जोड़ दिए यार, N मोल्स जोड़ दिए, और तो क्या होगा, CH2 ऐसे N जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2, ठीक है ना यार, नीचे लिख देते हैं, चलो CH2 ऐसे कितने मोल्स जुड़ सकते हैं N, और यहां पर हर बार एक नया डॉट आता चला जाएगा ना लास्ट में यार। तो ये आपकी प्रोपगेशन होती है, मतलब ऐसे चेन आप जितनी बड़ी बनाना चाहो CH2 की आप बना सकते हो।
अब लास्ट स्टेप है यार आपका टर्मिनेशन। भाई मुझे इसे रोकना भी तो है। टर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, दो रेडिकल्स को कंबाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, दो रेडिकल्स को कंबाइन कर देते हैं। अब ध्यान से देखना इसका चेन टर्मिनेशन, सबसे पहले आसान वाला चेन टर्मिनेशन, कि भाई आपको कहीं ना कहीं तो चेन रोकनी है ना यार, वरना चेन तो चलती चली जाएगी। तो कैसे करेंगे, हम लोग दो मॉलिक्यूल्स ये वाले ले लेंगे जो अभी बने चेन प्रोपगेशन में, होल N CH2 डॉट प्लस सेम यही मॉलिक्यूल CH2 मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जो बने वो अब क्या होंगे, आपस में ज्वाइन होके इस चेन को टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट में देखो कैसे बनेंगे ये लोग, CH2 होल N, यहां पे बने CH2 फिर यहां से जुड़ गए CH2 होल N, CH2 यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, इस CH2 होल N को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और आपका पॉलीथीन आप लोगों को मिल जाएगा। एक और टर्मिनेशन स्टेप है, ध्यान से देखना वो क्या करेगा। ये तो एक टर्मिनेशन स्टेप हो गया जो सिंपल टर्मिनेशन स्टेप है। एक टर्मिनेशन स्टेप और देखा गया कि यार एक तरीके से और चेन टर्मिनेट होती है। देखो कैसे टर्मिनेट होती है। ये हो गया यार आपका, कुछ नहीं करना, मैंने दो रेडिकल को मिला दिया। सेम अब यही काम करो, देखा गया कि यार जब भी मैकेनिज्म हुई कि यार और कुछ स्पीशीज भी बनी थी, तो एक तो ये बन गई थी कि भाई ठीक है ऐसे भी चेन टर्मिनेशन हो सकती है। दूसरा तरीका देखो कैसे चेन टर्मिनेट हो सकती है, जो देखा गया कि सच में ऐसे भी चेन एक तरीके से और टर्मिनेट हुई। होल N CH2 भाई साहब अपना डॉट, ठीक है ना यार, प्लस सेम यही स्पीशीज लिख रहा हूं CH2 डॉट, या सॉरी ऐसे स्टार्ट हुई है ना, तो तुम लोग बोलोगे क्या कर रहा है भाई, उल्टी करके लिख रहा हूं CH2 होल N, ठीक है ना यार, CH2 डॉट। सबसे पहले देखो कैसे टर्मिनेट हुई, इसके बाद दो प्रोडक्ट्स बने। ये क्या करेगा, इसका एक H निकाल लाएगा। जब ये एक H निकाल लाएगा, H फ्री रेडिकल निकाल लाएगा, तो H फ्री रेडिकल आके यहाँ पे CH3 बना देगा। भाई यहां से इस वाले पार्ट से, टर्मिनेशन वाले पार्ट से H फ्री रेडिकल निकाल लाया। क्या निकाल के लाया, ध्यान से देखो, इसने क्या करा, एक H यहां पे था ना यार, ये H लटका हुआ था, इसका H फ्री रेडिकल निकाल लाया। तो H फ्री रेडिकल निकालने से यहां पे भी क्या जनरेट हो जाएगा, एक रेडिकल। तो क्या बनेगा, देखो ये रेडिकल मिलाकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों का, यहां से देखो प्लीज, CH2 होल N, ठीक है ना यार। यहां से एक रेडिकल चला गया, ये डॉट और ये डॉट कंबाइन करके क्या बना गए, CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये चीज बन गई। प्लस ये H रेडिकल, ये डॉट क्या बना गया, CH3। तो देखो चेन यहां से भी टर्मिनेट हो सकती है। टर्मिनेट का मतलब आपको चेन को कैसे भी रोकना है। CH2 होल N CH3, ठीक है ना यार। तो आज हम लोगों ने बेसिकली जो आपके जितने इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स थे वो पढ़े, इथीन और बहुत पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टायरीन, PVC, डेकर ऑर्लॉन, पैन जिसको आप लोग बोलते हो, पमा, PMMA। और उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म देखी कैसे होता है। बट ठीक है, मैकेनिज्म का एक फंडा याद रखना कि जब भी एडिशन पॉलीमर होंगे तो डबल बॉन्ड अपने क्या करेगा, केवल हाथ खोलेगा भाई। हाथ खोल के इधर भी मॉलिक्यूल जोड़ेगा, मतलब इधर भी मोनोमर जुड़ेगी, इधर भी, मतलब जैसे होता है ना ईंट के दोनों साइड सीमेंट लगाते हैं तभी तो और ईंटें जुड़ सकती हैं। सेम वही काम होगा, इधर भी जुड़ेगी ईंटें, इधर भी जुड़ेगी ईंटें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स आप पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें रबर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का पढ़ाकर पॉलीमर्स खत्म करेंगे यार। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कहां चलेंगे, गुड़गांव वालों के लिए जो सीरीज स्टार्ट होगी वो एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट होगी, और जो फरीदाबाद के जो बैचेस चल रहे हैं उनके लिए जो चीजें स्टार्ट होगी वो होगी केमिकल काइनेटिक्स। पॉलीमर्स दोनों के लिए कॉमन ही है, तो आप लोगों को दो मेजर यूनिट्स के बाद पॉलीमर्स करना था, तो मैंने इसलिए आपको पॉलीमर्स करा दिया।
2 लेक्चर खत्म हुए मतलब आधा पॉलीमर खत्म हुआ, आधा पॉलीमर बच रहा है। 1-2 दिन में 2 लेक्चर्स और आपके अपलोड हो जाएंगे, आप लोगों तक पूरा पॉलीमर्स पहुंच जाएगा। प्लीज घर रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।